चलिए अभी अपन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस इज अ कॉन्केव मिरर और उसका प्रिंसिपल एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर पर एक क्यूब रखा हुआ है। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की 10 सेंटीमीटर है। वो जो क्यूब रखा हुआ है बहुत छोटी साइड लेंथ का है। कितनी उसकी साइड लेंथ? ओनली 1 mm। 1 mm साइड लेंथ का क्यूब रखा हुआ है ना। देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 mm एंड इट इज प्लेस्ड सच दैट उसकी एक साइड इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वन साइड ऑफ क्यूब इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वन साइड ऑफ क्यूब इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वन साइड ऑफ क्यूब इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। चलो अब बताइए इसकी इमेज का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ इमेज ऑफ क्यूब। आपको mm में आंसर देना है। क्यूब की जो इमेज बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? करिए ट्राई। क्यूब की जो इमेज बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? करिए ट्राई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इमेज ऑफ क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इमेज ऑफ क्यूब। तो ये सर क्यूब को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? क्यूब को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो वॉल्यूम निकालोगे कैसे फिर? ठीक है ना। क्यूब को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे। तो क्यूब एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसकी साइड लेंथ 1 mm है ना। ऐसा सोच के करो। तो मेरे पास आंसर तो आ रहे हैं। रचित का आंसर आया है, सुकन्या का आंसर आया है, रचित का, फिर अक्षत का भी कुछ आया है। थोड़ा सोच समझ के करिए, जल्दबाजी मत करो, सोच समझ के करो। कुछ आंसर सही है कुछ गलत है। बहुत सारे आंसर आए मेरे पास, एक दो आंसर सही है एक दो गलत है। तो थोड़ा सा अच्छे से सोच के करो। चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ। देखिए क्यूब की दो साइड्स तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक साइड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है। जो साइड प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है उनके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज कर लेंगे अपन। वो आता है v/u माइनस साइन के साथ। और ये स्टैंडर्ड डाटा है 15 10 तो 30 पर इमेज आएगी तो ये -2 आने वाला है ना। ये तो आपको पता ही होगा। तो दो साइड जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है उसकी इमेज तो डबल हाइट की बन जाएगी है ना। तो मैं अगर इमेज बनाऊं भी यहाँ पर अगर, तो जो साइड प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर थी उसकी इमेज इन्वर्टेड होगी और डबल लेंथ की बन जाएगी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। पर जो साइड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। और उसका फॉर्मूला आ रहा था, याद करिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए -v/u का होल स्क्वायर। तो -v/u का स्क्वायर करके 4 आएगा। उसकी लेंथ 4 mm की बनेगी। 4 mm की आएगी। तो क्यूब की इमेज कुछ ऐसी बनना चाहिए। क्यूब अब क्यूब नहीं दिखेगा, वो क्यूबॉइड दिखने लगेगा। आ रहा समझ में? क्यूब अब क्यूब नहीं होगा, वो क्यूबॉइड जैसा हो जाएगा। ठीक है। और मैंने क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटी दी है 1 mm, तो चाहे इधर वाली साइड चाहे पीछे वाली साइड दोनों की अपन हाइट अपन मान सकते हैं कि इमेज की जो हाइट आएगी ऑलमोस्ट सेम ही आने वाली है। उस हाइट को अपन ने 2 mm ही ले लिया। तो क्यूब की इमेज में ये वर्टिकल हाइट 2 mm, ये साइड लेंथ 2 mm, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm, और जो उसकी लेंथ ये वाली आएगी 4 mm हो जाएगी।
तब वो क्यूबॉइड जैसी इमेज हो जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? अब आपसे वॉल्यूम पूछा है तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16 mm³ आंसर आ जाएगा 16 mm³। इमेज की टोटल वॉल्यूम 16 mm³। इज दिस क्लियर? क्या आ रहा है समझ में ये? नो सर। यस सर। देखो एक साइड तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है क्यूब की। मैं क्यूब का डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। वो थोड़ा सा क्यूब को बड़ा कर देता हूँ मैं। क्यूब को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखिए उसकी ये वाली जो साइड है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट इसकी 1 mm है, तो इसकी इमेज की जो लेंथ आएगी वो निकालने के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, तो 1 mm का ये 2 mm आ जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? ये 1 mm साइड, यस सर। उसकी इमेज 2 mm की। फिर ये वाली साइड ये भी तो 1 mm की, इसकी लेंथ, इसकी इमेज की लेंथ ये भी 2 mm आ जाएगा। सही है। फिर लेंथ ऑफ क्यूब वो 1 mm है, उसकी इमेज की लेंथ निकालेंगे तो आप ट्रांसवर्स नहीं लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। छोटा सा ऑब्जेक्ट हो तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था v/u का स्क्वायर आता है, तो ये -4 हो जाएगा। फिर लॉन्जिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल -4 होगा, मतलब 1 का ये 4 mm हो जाएगा लेंथ। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। यस। बस तो फिर अब आंसर क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 mm³। देखिए अच्छे से, इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका आंसर 16 mm³। अब मुझे यार काफी कम बच्चों के आंसर दिखे, मुझे 32 बहुत ज्यादा मिला है, तो 32 गलत है। किसी का 64 भी आया था, वो भी गलत है ना। तो अब सबको अपने जो भी गलतियां करी वो समझ में आ रही है इसकी? आई होप कि सबको अपनी गलतियां दिख रही है। अगला क्वेश्चन, एक कॉन्केव मिरर है एफ फोकल लेंथ का। आई हैव अ कॉन्केव मिरर विच हैज फोकल लेंथ एफ, और उसे मैंने ऐसा रखा है कि उसका प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल है। उसका प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल है, ग्रेविटी नीचे की तरफ जी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ जी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं रिलीज कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ा मैंने, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जिसको यहाँ पकड़ा और छोड़ दिया, तो अपने वेट की वजह से वो नीचे गिरेगा, है ना। जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब वो जब नीचे आ रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो मिरर से डिस्टेंस भी कम होती जाएगी। इसे हमने कहाँ से छोड़ा था, तो फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस से छोड़ा था। मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मूव कर रहा है और उसे फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस से छोड़ दिया है। तो बताना है आपको कि इसकी जो इमेज आएगी उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। करो ट्राई। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ उसकी एफ है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा जिसे छोड़ दिया है रेस्ट से। वो इनिशियली t=0 पर कहाँ पे था, मिरर के पोल से f डिस्टेंस पे था, वहां से उसे छोड़ दिया है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। वो नीचे गिरेगा तो उसकी कुछ स्पीड आएगी, इमेज की भी कुछ स्पीड आएगी। इमेज की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन। करिए ट्राई। पुराना क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं। चलो आरुष का कुछ आंसर आया। आरुष बेटा गलत लग रहा है मुझे। अमन भी गलत है आपका आंसर। नीचे की तरफ ग्रेविटी जी है, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड जी। ये भी देखो मैंने लिखा था जी, है ना। वो थोड़ा लाइट से शेडो आ रही है, थोड़ा लाइट को मैं चेंज करूँ उसका ओरिएंटेशन।
चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। गगनदीप गलत है, अथर्व गलत है। देश गलत है, सुकन्या गलत है, अस्तित्व गलत है बेटा। थोड़ा सा सही तरह से सोच के करो यार। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ये f के बदले f/2 दे देता हूँ। कुछ बच्चों के आंसर जो आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे इंफिनिटी वगैरह, वो शायद इसलिए सोच रहे थे क्योंकि फोकल लेंथ पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो वो जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है ना, वो हटाने के लिए, वैसे तो उस आंसर तो अभी पहले भी सही आ जाता, मतलब f देता तो भी सही आ जाता, लेकिन तुम्हारा वो डाउट हटाने के लिए मैं इसको f/2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने f/2 कर दिया यहाँ पे, है ना। करो अब। ध्रुव गलत है बेटा, इंफिनिटी देखो अभी अभी हटवा दिया मैंने। रचित गलत है बेटा, सुकन्या गलत है, आस्था गलत है, हर्षित गलत है, अच्छा देखो इमेज की स्पीड पहले तो वेरिएबल होगी, ये समझ में आ रहा है हमको। इमेज की स्पीड वेरिएबल है, ये समझ में आ रहा है क्या? यस, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे से नीचे जाएगा ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी। ऑब्जेक्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो थोड़ी देर बाद टी टाइम में वो हाफ जी टी स्क्वायर इतना डिस्टेंस फॉल कर जाएगा, इतना डिस्टेंस गिरेगा, और उसकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी जीटी। टी टाइम में ऑब्जेक्ट जीटी स्पीड एक्वायर कर लेगा और हाफ जीटी स्क्वायर डिस्टेंस वो फॉल करेगा। तो अब हम ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है हमको कि वेरिएबल है, तो इमेज की वेरिएबल आएगी। अब इमेज की स्पीड निकाल लेते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो कैसे निकाल देते हैं? माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट पैरेलल। और v बाई यू निकालने के लिए अपना तरीका होता था ना, वो f अपॉन f माइनस यू, वो भी लगा सकते हैं अपन। ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी किसी समय पे gt है ना, और ये लाइट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही है। लाइट नीचे की तरफ जाएगी लाइट ऑब्जेक्ट से, तो उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो स्क्वायर को प्लस ले लो। इमेज की स्पीड निकालते हैं, फोकल लेंथ विद साइन माइनस में पुट करना चाहिए मुझे, f को माइनस साइन के साथ, और u की वैल्यू u भी माइनस में होगा, कितना होगा? f/2 माइनस हाफ gt स्क्वायर। u आ जाएगा माइनस ऑफ f/2 माइनस हाफ gt स्क्वायर, किसी टाइम पर इतना होगा u। सब्स्टिट्यूट कर देते तो माइनस रखने से यहाँ प्लस हो जाएगा, f/2 प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये v बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज gt। तो सबसे पहले तो इमेज की वेलोसिटी मैंने लिखी, ये समझ में आया क्या? है ना, v बाई Yes, यू को sir. मैंने f अपॉन f माइनस यू कर दिया, f को विद साइन रखा मैंने, u को भी विद साइन रखा, u साइन के साथ रखने से यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, है ना। पहले तो मैंने इमेज की वेलोसिटी निकाली, ये थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ और वापस से मैं, तो न्यूमरेटर में हो रहा है f स्क्वायर gt विद नेगेटिव साइन, एंड डिनोमिनेटर में माइनस f प्लस f/2, तो इट विल बी माइनस f/2 प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और बाई टू तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको ऐसे लिख रहा हूँ, जी टी स्क्वायर माइनस एफ, वो बाई जो 2 था ना उसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर होल स्क्वायर की वजह से 4 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, माइनस 4f² जी टी अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस एफ का होल स्क्वायर, जी टी स्क्वायर माइनस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? No, sir. ठीक है, अब ये वेरिएबल है, देखो न्यूमरेटर में t, डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर है, तो वेरिएबल है ये, है ना, t का फंक्शन है कुछ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएशन का तरीका है हमारे पास। when this velocity is maximum, when velocity of image is maximum, तो उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, अब डिफरेंशिएट करने में माइनस 4f² जी, ये तो कांस्टेंट है, इन्हें तो बाहर लिख लो,
-4f²g, ये तो कांस्टेंट है। फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में t, डिनोमिनेटर में पूरा एक्सप्रेशन। तो कैसे करते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर को छोड़ा, gt² माइनस f का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर t का डिफरेंशिएशन। फिर न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ gt² माइनस f का होल स्क्वायर, और होल थिंग अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इक्वल टू 0 करेंगे उसे, है ना। अब 0 करने जा रहा हूं ना, तो ये वाला टर्म 0 में मल्टीप्लाई कर दो उधर, ये भी टर्म 0 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास ये वाला टर्म gt² माइनस f का होल स्क्वायर, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन 1, सही है यार, टाइम का डिफरेंशिएशन 1। और फिर ये नेगेटिव वाला टर्म मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा, तो उधर हो गया t टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे को t मान लेता हूं, t² का होता है 2t, पावर 1 हो जाएगी, फिर जिसको t माना उसका डिफरेंशिएशन gt² माइनस f का, यह आ जाएगा 2gt। देखो कैसे करा मैंने डिफरेंशिएशन, देख लो अच्छे से, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो था उसे मैंने 0 में मल्टीप्लाई करा, ये उधर 0 में भेज दिया, ये नेगेटिव वाला टर्म उठा के उस तरफ ले गया तो प्लस में हो गया, और इस पूरे को t मान लिया, तो t² का डिफरेंशिएशन t² का 2 × t, जिसको t माना उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा के, देखो ये अच्छे से। विजू पूछ रहा है ये एडवांस क्वेश्चन है क्या? नहीं बेटा, और एडवांस और मेंस ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, अभी तो अपन को अभी सब पढ़ना है, अभी बस ध्यान देना है। डिफरेंशिएशन करा है, डिफरेंशिएशन सीखा है आपने 11th क्लास में, तो डिफरेंशिएशन बस करा है। एक्सप्रेशन बड़ा बनता है तो घबराना क्यों चालू करते हो यार, ठीक है। एक्सप्रेशन बड़ा है तो घबराना नहीं चाहिए कभी भी। चलो, इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर? यस सर। ओके, सर वो एक बार Yes, यू sir. कैसे आया था? फिर से बोलो, यू कैसे आया था? यू f/2 कैसे आया था? मैंने f/2 का ऑब्जेक्ट को छोड़ा था, t टाइम में कितना गिर गया होगा, वो हाफ dt², x इक्वल टू ut प्लस हाफ dt² होता है ना, तो हाफ dt² गिरेगा t टाइम में, तो अब कितनी डिस्टेंस बचेगी? f/2 माइनस ये, यस सर। है ना। चलो, तब इसे थोड़ा और अरेंज करते हैं। देखो gt² माइनस f का होल स्क्वायर और gt² माइनस f की पावर 1, तो एक पावर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी ना इससे, यहाँ बचेगा gt² माइनस f इक्वल टू 2t 2gt 2t 2gt, तो 4gt², 2t और 2gt, तो 4gt², ये 2gt² उधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, 2gt² उधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। तो आ रहा है 3gt² इक्वल टू माइनस f। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक साइन की कुछ मिस्टेक हो रही है, जस्ट अ सेकंड, फिर से चेक कर लेते हैं, साइन की कोई गड़बड़ तो नहीं है। f/2 माइनस हाफ gt² ये सही करा था अपन ने, f/2 माइनस साइन था ना यहाँ पे, हाँ ये गलत हुआ था, देखो मेरा यहाँ मिस्टेक समझ में आई ना, देखो बाहर माइनस कैंसिल हुआ, ये माइनस थोड़ी कैंसिल होगा, there should be a minus sign here, if there is a minus sign here, तो माइनस f प्लस f/2 विल बी माइनस f/2, और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस f बचेगा, तो यहाँ पे प्लस f रहेगा, ये प्लस f रहेगा, ये प्लस f रहेगा, ये प्लस f रहेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस f है, तो यहाँ पे प्लस f आएगा, ठीक है। तनिष्क पूछ रहा मुझे कैसे पता चला कि गलती है कुछ? अरे स्क्वायर का टर्म है, वो नेगेटिव नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता, तो कुछ गलती करी थी डेफिनेटली। स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर, है ना, टाइम का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से समझ में आया कि कुछ मिस्टेक हो गई थी। चलिए ओके, बस तो टाइम आ गया, देखो मेरे पास टाइम आ गया रूट ऑफ f/3g, ये 3g नीचे भेज दो, रूट ऑफ f/3g, इस टाइम पे स्पीड मैक्सिमम है, अब ये टाइम उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते, मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। नाउ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमेज, तो बस टाइम उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, तो टाइम उठा के डाल दो इस एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन क्या था, -4f² g इंटू टाइम, टाइम कितना है, रूट f/3g,
रूट ऑफ एफ बाई सर टाइम ऑफ फ्लाइट के कोई नहीं रख सकते क्या इसको? ये कौन सा टाइम क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक रहे ना। गिराया था, रिलीज करा था। रिलीज करना और फेंकने में फर्क होता है। रिलीज मतलब छोड़ देना, फेंकना मतलब वेलोसिटी देना। ठीक है, ठीक है तो सर। उसको प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो नहीं रही यहाँ पर, मैंने कोई वेलोसिटी दी नहीं है, बस वो ग्रेविटी में फ्री फॉल करेगा, है ना। चलो आगे, डिनोमिनेटर में जीटी स्क्वायर प्लस एफ का होल स्क्वायर था, और देखो जीटी स्क्वायर की वैल्यू एफ बाई 3 आ रही ना, तो जीटी स्क्वायर का एफ बाई 3 डाल देता हूँ। यस सर। सॉल्व कर दो इसे, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ 3/4 टाइम्स 3gf। मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना सही है कि गलत है। ठीक है, और जहां पर मैंने सारी चीजें देखो, एफ मैग्नीट्यूड दिया था, और मैंने यहाँ फॉर्मूले में एफ को भी साइन लिखा है, यहाँ पे देखो माइनस एफ डाला है मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला था और फॉर्मूले में एफ की वैल्यू माइनस एफ डाली है, बिकॉज एफ इज विद मैग्नीट्यूड। ये एफ एक मैग्नीट्यूड है, तो ये डिस्टेंस एफ बाई 2 माइनस हाफ जीटी स्क्वायर में बाहर माइनस साइन लगाया मैंने, डिस्टेंस में माइनस साइन लगाया, तो भी साइन लिखा यू। चलो, तो ये फाइनली आंसर आ रहा है मेरे पास। इज दिस क्लियर? चलो आरुष को तो यस क्लियर है। सर। अभी बच्चे देख लीजिए, ये केवीपीवाई का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मेरे को दिखाता है, एक बुक में छपा हुआ था इसके साथ में केवीपीवाई, तो शायद केवीपीवाई का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई जगह मैंने इसे देखा है, लोग पूछते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स यूज हुआ है। हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज का पहले जनरल एक्सप्रेशन निकाला, फिर जनरल एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट लगा दिया आगे। तो अगर आप ऐसे देखो कि करा क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना ये आसान है आपके लिए, अभी पढ़ा है ऑप्टिक्स में। और ये ऑब्जेक्ट के किसी भी जनरल टाइम पे वेलोसिटी लिखना और उसकी मिरर से डिस्टेंस लिखना, ये भी आसान है। काइनेमेटिक्स आता है आपको, तो थोड़ा काइनेमेटिक्स यूज हुआ, थोड़ा सा ऑप्टिक्स का फॉर्मूला यूज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज हुआ। ठीक है, तो दो तीन चीजों को मिलाकर क्वेश्चन दे दिया बस आपको, तो आसान क्वेश्चन है। एंड ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेंस में नहीं आ सकता, मेंस में भी आ सकता है। दिस बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस के लायक भी है। ठीक है, ओके। आरुष बोल रहा है पिछले वाला क्वेश्चन 10th में एसेट में आया था, बढ़िया। पिछले वाला क्वेश्चन 10 के एसेट में आया था, वेरी गुड। क्यूब वाला शायद बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन को करना था स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, अपन ने वेलोसिटी का एक क्वेश्चन देखा। आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये हटा रहा हूं मैं, सब हटा दूं। सर एक मिनट नोट कर लेना। हाँ नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। और एक सेकंड, नोट करने में डिफरेंशिएशन को क्यों नोट कर रहे हो यार, ये तो आता है तुमको, तो डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना आता है, ये काय का नोट करना, हटाओ ये। क्या ऐसी चीजें भी नोट करोगे? डिफरेंशिएशन आता है आपको, ये खुद करना। ठीक है, और वो पुट करना, पुट करके वेलोसिटी आ जाएगी बस। और जब तक ये खुद से करना नहीं सीखोगे, मैंने करके बताया उससे ये आ गया, अब खुद को भी करते आना चाहिए। जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे कभी नहीं आएगा आपको। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लाना है तो आपको खुद से सॉल्व करते आना चाहिए। तो वेन एवर इन फिजिक्स वी नीड सम कैलकुलेशन, वी नीड सम मैथमेटिकल सॉल्विंग, तो वो आपको खुद से करना चाहिए, वहां टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो चीज कभी आपको नोट भी नहीं करना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा ये। ठीक है, ओके। तो अब नोट हो गया क्या बाकी चीजें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। तो हटा रहा हूं सब में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है अपना, वो समझते हैं। थोड़ा आवाज आपको आ रही होगी शायद, कुछ म्यूजिक और कुछ चल रहा है, तो प्लीज बेयर विद दैट। एक हमारे पास मिरर है, उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और सपोज समवेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और समवेयर उसकी इमेज बनी, कहीं पर उसकी इमेज बनी। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पॉइंट पे बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे मीट करेगी। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले सकते हो, वो बिल्कुल पोल पे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और वो इस इमेज वाले पॉइंट पे मीट करेगी बाकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को। यही होता है ना मिररिंग इमेज का।
है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब जहां से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, इमेज का मतलब जहां रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मीट करने वाली है। तो एक क्या पॉइंट क्लियर है आपको? देखिए अच्छे से, यस, है ना। अच्छा, और भी लाइट रे बना सकता हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रे स्टार्ट हो सकती है। ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट लाइट रे स्टार्ट हो सकती है, इनफाइनाइट लाइट रे में दिखा सकता हूँ। और ये सारी लाइट रे अगर पैरेक्सियल है, अगर ये पैरेक्सियल है, तो सबकी सब जाकर इमेज वाले पॉइंट पे मीट करेगी। यस सर। सबकी सब जाकर इमेज वाले पॉइंट पे मीट करेगी। मैं इनफाइनाइट लाइट रे दिखा सकता हूँ ऑब्जेक्ट से आती हुई, और सबकी सब लाइट रे इमेज वाले पॉइंट पे मीट करेगी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम हो गया है, मैंने बहुत सारी लाइट रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते दिखाई है, और वो सब जाके रिफ्लेक्ट होकर इमेज वाले पॉइंट पे मीट करेगी। ये समझ में आया क्या हमको? यस सर। ठीक है। अब यस सर। ये बताओ, ये लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुई है। ये लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुई है। मान लो नीचे का मिरर नहीं होता, तब क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करती? करती सर। तब भी करती, तो तब भी तो इमेज वहीं बनती ना। यस सर। तो मिरर को मैं नीचे से हटा भी दूंगा, आधा मिरर कट भी कर दूं, तो भी इमेज उसी जगह मिलना चाहिए ना। यस सर। बस, तो इमेज को, मिरर को अगर मैं कट भी कर देता हूं, तो इमेज बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे पूरा मिरर इमेज बनाता है। अगर किसी मिरर को अपन कट कर दे, तो भी बचा हुआ मिरर, मिरर को कट करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, वो भी इमेज बिल्कुल वैसी ही बनाएगा जैसे कंप्लीट मिरर इमेज बनाता है। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। बस, तो हेडिंग लिख सकते हो आप, कटिंग ऑफ मिरर। कटिंग ऑफ मिरर, ठीक है। व्हेन अ मिरर इज कट, किसी मिरर को अगर मैंने काट दिया, उसको मैंने कट कर दिया, तो कट करने के बाद बचा हुआ पोर्शन बिल्कुल वैसे ही इमेज बनाता है जैसे कंप्लीट मिरर इमेज बनाता है। यू कैन राइट इट डाउन, आप इसे लिख सकते हैं खुद से। व्हेन अ मिरर इज कट, द कटेड पोर्शन will create image as if complete mirror is creating image. There is no effect on image. कटिंग ऑफ मिरर से इमेज की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इमेज की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। कटिंग ऑफ मिरर से इमेज की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सर उसकी विजिबिलिटी पे इफेक्ट आएगा? वो बात की बात, अभी पोजीशन की बात चल रही है। एक चीज अभी समझ रहे अपन, पोजीशन वही होगी, क्या ये अंडरस्टूड है? हर्षवर्धन यस ठीक है? सर। ओके हर्षवर्धन, चलो। तो अभी हमने समझा कि मिरर की कट करने से उससे इमेज की जो पोजीशन आएगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, उसकी इंटेंसिटी वगैरह का कुछ लोगों को डाउट होता है, वो उस पॉइंट पे आएंगे अपन, पर थोड़ा सा एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। व्हेन अ मिरर, इस तरह से रखा था सपोज मेरे पास, उसका पोल, उसके सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं अपन, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पोल, ठीक है। जब मैं मिरर को काट दूंगा, ये नीचे वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, तो बचे हुए पोर्शन का पोल अब उसका सेंटर हो जाएगा। यस सर। बचे हुए मिरर का पोल उसका सेंटर हो जाएगा। पुराने मिरर के हिसाब से, चलो पुराना मिरर भी यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पुराने मिरर के हिसाब से ये प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पुराने मिरर का पोल, तो पुराने मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ये। अब मिरर को कट कर दिया, नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, तो पोल ये बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, नया प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा, नया प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नया प्रिंसिपल एक्सिस सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिरर पुराना जो था उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस था उसके हिसाब से आप इमेज की पोजीशन ढूंढ लो, नए प्रिंसिपल एक्सिस से भी वैसी इमेज बनना चाहिए। इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, अभी अपन ने पढ़ा, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ बदल जाने से भी इमेज की पोजीशन में चेंज नहीं होगा। मिरर को कट करने से उसका प्रिंसिपल एक्सिस बाय डेफिनेशन बदल जाता है, बट स्टिल इमेज की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो नए प्रिंसिपल एक्सिस से भी अगर कैलकुलेशंस करोगे तो आपको वही पोजीशन पे इमेज मिलेगी जैसे पुराने मिरर से मिल रही थी। तो आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होता है ये दिमाग ही नहीं लगाना है, सोचना ही नहीं। आप तो मिरर को काटा है, आप मान लो कि काटा ही नहीं था, आप कट ही नहीं करा, उसको कंप्लीट मान लो, कंप्लीट मिरर जहां इमेज बनाएगा ये छोटा पोर्शन भी वही इमेज बनाता है, ठीक है। मिरर को कट करने से कई बार दिमाग में डाउट अराइज होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस भी तो बदल जाएगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जैसा कंप्लीट मिरर पहले इमेज बना रहा था अब भी वैसे ही इमेज बनेगी। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट समझा मिरर को कट करने से क्या होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कई बार हमसे पूछा जाता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे एक कॉन्केव मिरर दे दिया आपको, ये कॉन्वेक्स भी दे सकते हैं। कॉन्केव मिरर दिया मैंने फिलहाल, और सपोज इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, ठीक है। अब मैंने ना इसे कट कर दिया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मैंने उसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो मेरे पास दो पोर्शन मिल जाएंगे मुझे कट यस करके, सर। है ना। अब ये जो दो पोर्शन है इन्हें शिफ्ट कर दिया, इन्हें शिफ्ट कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट करा, नीचे वाला पोर्शन नीचे की तरफ शिफ्ट करा। ऐसा कई बार देते हैं क्वेश्चन में। जब शिफ्ट करोगे तो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएगा ना। पुराने मिरर के हिसाब से सोचो, अगर ये मिरर कंप्लीट होता और उस कंप्लीट मिरर को शिफ्ट करते तो प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होता ना। फिर से सुन लो मैंने क्या कहा। ये जो हाफ मिरर है जिसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, हाफ मिरर बिहेव्स लाइक कंप्लीट मिरर, हाफ मिरर बिहेव्स लाइक कंप्लीट मिरर। तो हाफ मिरर को शिफ्ट करना इज लाइक ऐसे कंप्लीट मिरर को शिफ्ट करा है। ऐसे किसी कंप्लीट मिरर को शिफ्ट करोगे तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होगा, यस सर। है ना। इसका मतलब जब इस मिरर को शिफ्ट करके आप नई पोजीशन पे ले जाओगे तो उसे नई पोजीशन पे ले गए, सपोज वो ऐसा पोजीशन पे आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस शिफ्ट करी मैंने, ज्यादा शिफ्टिंग नहीं करी, तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट होकर नया प्रिंसिपल एक्सिस ये बन जाएगा। जितना डिस्टेंस मिरर को शिफ्ट करेंगे उतना डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे नीचे वाले मिरर को शिफ्ट करा है, नीचे वाला मिरर शिफ्ट होकर सपोज अब यहां आ गया, तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस नीचे नया बन जाएगा, उसका नया प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होकर बन जाएगा, ठीक है। इन दिस केस अब क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो गया है, मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहां था, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, उसकी जहां कहीं भी इमेज बन रही थी, सपोज यहां कहीं इमेज बन रही थी, ठीक है। नाउ आफ्टर शिफ्टिंग इस वाले मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, फॉर दिस मिरर M1 वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मान लो रियल इमेज बन रही थी, मैग्निफिकेशन जो भी आ रहा था अकॉर्डिंग टू दैट, अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनेगी ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनाएगा ये मिरर I1 M1 मिरर। ये समझ में आ रहा है। सपोज मैग्निफिकेशन नेगेटिव था तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर इमेज बनेगी। ऐसे ही सेकंड मिरर के लिए M2 के लिए, M2 के लिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बनाएगा I2। तो यहां पर अब इमेजेस सेम जगह पे नहीं होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। मिरर को शिफ्ट करने से उससे बनी इमेजेस भी शिफ्ट होगी। सर मतलब इमेज, सर मतलब हाँ। इमेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। दो पार्ट नहीं, दो इमेज बन जाएगी, दो मतलब इमेज, पूरी दो इमेज बनेगी मतलब। पूरी पूरी दो इमेज दिखेगी अपन को, पार्ट्स नहीं दिखेंगे, पूरी इमेज दिखेगी। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो छोटा सा एप्पल रखा है तो दो एप्पल दिखेंगे आपको। अच्छा ठीक है सर। दिस इज क्लियर? यस सर। सभी बच्चे अच्छे से देख लीजिए। तो इससे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, इससे बता रहा हूँ मैं। लिखो क्वेश्चन। In the diagram shown, mirror is of focal length 10 centimeter. Mirror is of focal length 10 centimeter, and point object is placed on its principal axis. In the diagram shown, mirror is of focal length 10 centimeter, and point object is placed on its principal axis. Mirror is cut along the principal axis. Mirror is cut along the principal axis. Mirror is cut along the principal axis, and the two halves
and the two halves are shifted, and the two halves are shifted by 1 mm distance. Two halves are shifted by 1 mm distance perpendicular to mirror, by 1 mm distance perpendicular to mirror as shown, perpendicular to principal axis as shown. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं लाइन. The mirror is cut along the principal axis and the two halves are shifted perpendicular to principal axis by 1 mm as shown. 1 mm डिस्टेंस से दोनों हाफ को हमने शिफ्ट कर दिया है ना, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे डायग्राम में भी दिखाया मैंने. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two images of O form. Find the distance between the two images of O form. जो इमेज बनेगी, दो इमेज बनेगी O की, उन दो इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? Find the distance between the two images of O form. ईशान गलत है बेटा, अथर्व ठीक है बेटा, सही है. Find the distance between two images of O form. O की दो इमेज बनेगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? चलिए ट्राई. अक्षर सही है, अथर्व महाजन सही है. केतन बेटा गलत है. तनिष्क सही है, और तनिष्क के पहले कृष्ण बेटा गलत है. रचित सही है आपका. अनीश बेटा गलत है. अर्चित गलत है. जुजैर सही है बेटा. चलो, इशिका सही है, जतिन गलत है. चलिए, काफी बच्चों का आंसर सही है, काफी बच्चों का आंसर गलत भी है. ठीक है, जिनका आंसर गलत है वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में भी तो गैप आएगी. दोनों मिरर 1-1 mm से शिफ्ट करा, तो पुराने प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm एक मिरर ऊपर गया, दूसरा मिरर 1 mm नीचे गया. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट 1 mm होगी, आपने सही सोचा. उससे इमेज की हाइट आपको 2 mm मिलेगी. वो स्टैंडर्ड डाटा दिया मैंने आपको. 15 पे ऑब्जेक्ट होता है, 30 पे इमेज बनती है इन्वर्टेड. स्टैंडर्ड डाटा दिया है. ये 2 mm, ये 2 mm. भैया इन प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की गैप भी तो आएगी 2 mm. वो ध्यान ही नहीं दे रहे हो. ये 2, ये 2, ये 2, आंसर आएगा 6 mm गैप होगी इन इमेजेस के बीच की. बोलो. आ रहा है समझ में? खुशी, समझ में आया? खुशी, अब क्लियर हुआ आपको आंसर? यस. सभी बच्चे देखिए, जिनका भी गलत आया था उन्होंने ध्यान नहीं दिया शायद कि प्रिंसिपल एक्सिस के बीच की भी गैप है कुछ. ये गैप 2 mm, ये गैप 2 mm और ये 2 mm. प्रिंसिपल एक्सिस जो M1 का है उससे 2 mm ऊपर ऑब्जेक्ट, M2 के प्रिंसिपल एक्सिस से 2 mm नीचे ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस की भी गैप है कुछ, उसे भी ध्यान देना था. ठीक है, चलिए, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड. अब मिरर को कट करते हैं तो उससे चेंज क्या क्या होता है भाई? इमेज की पोजीशन तो चेंज नहीं होती है कट करने से. चेंज क्या होता है इस पे बात करते हैं. ठीक है, चेंज क्या होता है इस पे बात करते हैं. तो थोड़ा सा इसी डायग्राम में मैं लेके दिखा देता हूँ आपको. इसी डायग्राम का यूज करके मैं बता देता हूँ आपको. देखो, सपोज ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज यहाँ कहीं बनने वाली थी. इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट रे मिरर से टकराएगी वो रिफ्लेक्ट होकर इमेज पे मिलेगी आपको. एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो, वो रिफ्लेक्ट होकर वैसे आती है, और जो ऊपर की तरफ लाइट रे जाएगी मिरर के, वो रिफ्लेक्ट होकर इस इमेज वाले पॉइंट पे आने वाली है ना. ऐसे आगे एक्सटेंड करोगे तो ऐसे जा सकती थी ये. और जो नीचे जाती है ऑब्जेक्ट से लाइट रे, वो रिफ्लेक्ट होकर आपको इमेज पे ऐसे मिलती. मान लो मिरर इतना ही था, ये अपन ने कॉर्नर, मिरर की कॉर्नर वाली लाइट रे दिखाई थी.
चलो, तो मिरर पे जितनी भी लाइट रे फॉल करेगी इन दो लाइट रे के बीच में होगी, इन दो लाइट रे के बीच में होगी, ठीक है। इन दो लाइट रे के बीच में लाइट रे यहाँ फॉल करेगी और वो सब रिफ्लेक्ट होके इन दो लाइट रे के बीच में मिलेगी आपको। तो सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपको इस रीजन से दिखाई देगी। दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू। यस सर। Am I right? This is field of view. देखिए सभी बच्चे, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अब सपोज नीचे वाला मिरर मैंने कट कर दिया, सपोज नीचे वाला मिरर मैंने हटा दिया, तो ये नीचे वाला मिरर जैसे ही हटाऊंगा तो ये लाइट रे तो आ ही नहीं सकती है, ये लाइट रे आ नहीं सकती है, हटा दो। इनफैक्ट नीचे जो भी लाइट रे टकरा सकती थी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती, वो रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं सकती, केवल इन्हीं दो के बीच में। अब आपको इन दो लाइट के बीच की लाइट रे टकराते दिखेगी और वो रिफ्लेक्ट होके इनके बीच में रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपको इधर दिखेगी, ये वाली लाइट रे नहीं दिखेगी। अब फील्ड ऑफ व्यू देखो आधा ही हो गया, फील्ड ऑफ व्यू रिड्यूस हो रहा है, देखो, है ना। तो जब मिरर को कट करते हैं तो उसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, मिरर को कट करने से उसका फील्ड ऑफ व्यू बदल रहा है। आ रहा है समझ में? ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें, मिरर को कट करने से फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। बताइए सभी बच्चे, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। व्हेन मिरर इज कट फील्ड ऑफ व्यू चेंज। कैसे चेंज होगा? जैसे कट करा उस हिसाब से ड्रॉ करके देख सकते हैं अपन कैसे चेंज हुआ है। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, कई बार बच्चे मुझे इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। चलो ये बताओ, मेरी आईज है यहाँ पे, मेरी आईज है यहाँ पे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, है ना, मेरी आईज है यहाँ पे, ठीक है। नीचे का मिरर अगर होता, नीचे का मिरर अगर होता तो उससे रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो आपको ऊपर की तरफ जाती दिखती ना। सपोज Yes, नीचे का sir. मिरर था तो उससे जो लाइट रे आने वाली थी नीचे वाले पोर्शन से, वो लाइट रे तो ऊपर जाती ना। क्या नीचे का मिरर होने नहीं होने से आपकी आईज में जो लाइट रे आ रही है उनमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. नहीं। No, sir. तो वाई इंटेंसिटी विल चेंज? हमारी आईज में जो लाइट रे आ रही है वो तो बदल ही नहीं रही है, वाई इंटेंसिटी विल चेंज? इंटेंसिटी क्यों बदलेगी फिर? सर क्योंकि इमेज में जितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से जो इमेज बन रहे थे वो कम हो रहे हैं। मैं तो हमें दिखने वाली इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, मुझे जो इंटेंसिटी दिखेगी उसमें कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? आप कभी मिरर की शॉप पे जाओ और मिरर देखो, क्या बहुत बड़ा मिरर आपको बहुत ब्राइट इमेज बनाते दिखता है? क्या बहुत छोटा मिरर आपको बहुत फेंट इमेज बनाते दिखता है? मुझे तो ऐसा लगता है सारे मिरर सेम टाइप की इमेज बनाते हैं, चाहे हाँ। मिरर छोटा हो चाहे बड़ा हो। घर में अगर वॉशरूम के आसपास आपके बाथरूम में कहीं पे मिरर हो तो उस मिरर को छोटा कर देना, एक काम करना, मिरर के आसपास पेपर चिपका देना, तो मिरर जब छोटा होगा तब भी आपको अपनी इमेज वैसी दिखेगी, और पेपर हटा देना तो भी इमेज वैसी दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो आपको इंटेंसिटी पे दिखने में कोई फर्क नहीं दिखता, हमारे विजुअल हमें जो दिखाई देती है इंटेंसिटी उसमें कोई चेंज नहीं आता मिरर का साइज छोटा करने से। ये पॉइंट समझ में आ रहा है हमको यहाँ पे? नो सर। हाँ, क्या डाउट है इसमें? आपने जो बोला अभी मतलब। जो लाइट रेस हमारी आईज में एंटर हो रही है, यस सर। नीचे का मिरर होता तो भी उनमें कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। नहीं पड़ता। इसका मतलब हमें सेम इंटेंसिटी की लाइट इमेज दिखेगी। तो हमारे लिए इमेज की इंटेंसिटी सेम रहती है चाहे मिरर कट भी कर दो। सर मतलब आपने जो फर्स्ट क्लास में बताया था लुमिनस इंटेंसिटी वो हाँ। कांस्टेंट रहती है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट वी सी। हाँ, व्हाट वी सी इज कांस्टेंट, ठीक है। हमें जो दिखाई देता है वो तो कांस्टेंट है। मतलब आप प्रैक्टिकली करके देख लो ना, घर पे बाथरूम में अगर मिरर हो तो उस मिरर को कवर कर देना, एक न्यूज़पेपर से उसको ढक देना और छोटा सा पोर्शन से देखना, छोटे से पोर्शन से देखोगे तो तुम्हें जो दिखाई देगा, और फिर पेपर हटा के बड़े पोर्शन पूरे मिरर से देखना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखता। अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो उससे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। हाँ सर, समझ गए। हाँ, है ना। तो ये दिखने की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता। फर्क किस पे आता है? अगर अपन ऐसे बात करें कि इससे कितनी लाइट रे रेडिएट हो रही है, इस इमेज से कितनी लाइट रे रेडिएट हो रही है, कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो ऑफकोर्स वो चेंज हो जाएगी क्योंकि नीचे वाली लाइट रे नहीं आएगी अब। तो अगर इससे रेडिएटेड एनर्जी कोई पूछे तो वो चेंज होगी, यस। पर तुम्हें जो दिखाई देगी वो इंटेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। ठीक है, चलो। तो
क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, उस हिसाब से हम आंसर देंगे हमेशा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से अपन को देखना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है, उस हिसाब से हमारा रिप्लाई होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। तो कटिंग ऑफ मिरर का पोर्शन अपना कंप्लीट, और इनफैक्ट एक तरह से स्फेरिकल मिरर ही हमारा पूरा हो गया है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एडवांस का कॉन्सेप्ट है, वो बचता है, वो समझ लेते हैं अपन, हमें एडवांस भी देना है। तो मेंस में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, पर एडवांस में आ सकता है। तो एडवांस का एक कॉन्सेप्ट अपना बचता है, वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पहले तो आपने 11th क्लास में भी इंटेंसिटी पढ़ा है। इंटेंसिटी Yes, का sir. मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी को अपन नॉर्मली आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एनर्जी जो फ्लो कर रही है Per unit area एरिया पर यूनिट into time. यस। इस एरिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? एक तनिष्क का डाउट आया मेरे पास, सर वो जो मैजिक मिरर में फैट को पतला और पतले को फैट करता है वो कैसे होता है? अरे वो तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, वो तो क्या एक पैराबोलिक टाइप का या एक है ना सिलेंड्रिकल टाइप का मिरर होता है, उसमें स्फेरिकल नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट का है ना हर डायरेक्शन का मैग्निफिकेशन अलग आता है, मतलब मुंह का मैग्निफिकेशन अलग हो जाएगा, पेट का अलग हो जाएगा। तो कोई पर्सन आपको फैट दिख सकता है, कोई स्किन दिख सकता है, तो ऐसा हो जाता है ना, वो कॉन्सेप्ट अलग है तनिष्क। चलो अभी इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, इसमें एरिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? यस, दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है, ये एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन है, तो जो हम एरिया लेते हैं ना इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए, वो इसके परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं। हम कुछ इस तरह से एरिया लेंगे कि वो बिल्कुल एनर्जी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर एरिया इसके पैरेलल ले लिया, किसी ने इस तरह का एरिया ले लिया, तो उस एरिया पे तो लाइट एनर्जी आएगी नहीं, लाइट या कोई भी वेव की एनर्जी गिरेगी नहीं, तो इस एरिया के लिए तो एनर्जी तुम जीरो बोल दोगे, तो तुम्हें इस तरह के एरिया से तो एनर्जी फ्लो दिखेगा ही नहीं ना, तो आप तो गलत बोल दोगे इंटेंसिटी जीरो फ्लो हो रही है, समझे? तो दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू एनर्जी फ्लो, ये हमेशा ध्यान रखना। इंटेंसिटी के फॉर्मूले में जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू एनर्जी फ्लो है। Yes, sir. चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इंटेंसिटी ऐसे डिफाइन होती है। अब अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करूं, सपोज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है जो सिमेट्रिक है, तो हर डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर सिमेट्रिक कहूं मैं, तो सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि बिल्कुल इक्वल एनर्जी हर डायरेक्शन में रेडिएट हो रही है। ठीक है, अगर इस पॉइंट सोर्स से मैं r डिस्टेंस पे जाऊं और एक स्फीयर कंसिडर करूं, तो पूरे स्फीयर पे इसने जो एनर्जी रेडिएट करी वो सब तरफ एक जैसी फैलेगी। मुझे इस पूरे स्फीयर पे सेम इंटेंसिटी मिलना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री सेम इंटेंसिटी ओवर स्फीयर। बताइए सही बात है क्या? यस सर। है ना, इस पूरे स्फीयर में मुझे सेम इंटेंसिटी मिलना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स की पावर मान लेते हैं P है, P इसकी पावर है, तो इंटेंसिटी वो हम डिफाइन करेंगे Power upon area. पावर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया कर देंगे। एरिया क्या आएगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी ओवर दिस स्फीयर हो जाएगा E अपॉन E बाई P को पावर लिख देना 4 पाई आर स्क्वायर, पढ़ा होगा शायद आपने। तो यहाँ इंटेंसिटी समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन आर के। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, सॉरी। और लाइट वेव की बात करें तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, लाइट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। नहीं ये एक्स्ट्रा बता दिया, इसकी अपन को Yes, sir. अभी ऑप्टिक्स में ये एक्स्ट्रा बता दिया। ऑप्टिक्स में जरूरत बस इसकी है कि इंटेंसिटी 1 बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। मतलब जितना पॉइंट सोर्स से दूर जाओगे इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी, इंटेंसिटी 1 बाय आर स्क्वायर के हिसाब से चेंज होती जाएगी। मतलब किसी डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी i है, तो 2r पे इंटेंसिटी i/4 हो जाएगी, है ना, 2r पे इंटेंसिटी i/4 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे आपको
ये हमारा एक लाइट का सोर्स है, एस इज अ लाइट सोर्स, ठीक है, विच इज प्रोड्यूसिंग लाइट और हर डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉइंट ए है, वहां पे इंटेंसिटी आई पहुंच रही थी। लाइट सोर्स की वजह से पॉइंट ए पर इंटेंसिटी आई पहुंच रही है, लाइट सोर्स की वजह से पॉइंट ए पर इंटेंसिटी आई पहुंच रही है। पॉइंट ए यहाँ से सपोज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया यहाँ पर। कहाँ पे रखा, सोर्स से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रख दिया। इस तरह से रखा कि जो ए से लाइन है, एस से ए वाली लाइन है, वो प्लेन मिरर के ठीक परपेंडिकुलर है। एस से ए वाली लाइन है प्लेन मिरर के ठीक परपेंडिकुलर है ना, पहले नहीं था, अब रखा। तो विदाउट मिरर intensity at A is I, intensity at A is I। जब मिरर नहीं था तो पॉइंट ए पर इंटेंसिटी लाइट की आई आ रही थी, ठीक है। अब मिरर प्लेस कर दिया तो इंटेंसिटी क्या आएगी, विथ मिरर व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट ए, बताइए। आई होनी चाहिए सर। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिए। अथर्व का कुछ जवाब आया मेरे पास, अथर्व और सोचो अच्छे से, गलत कर रहे हो। अथर्व बेंदेले का भी कुछ जवाब आया है, देखते हैं अथर्व सर क्या जवाब 5i/4 होगी। नहीं, चलो मैं निकालता हूँ, है ना। अब सब लोग जवाब दे रहे हो। पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मैं करता हूँ उसको। क्या हो रहा है देखो, सोर्स से जो लाइट रे पॉइंट ए पे पहुंच रही थी, वो बेसिकली ए पर इंटेंसिटी आई बना रही है ना। अब सोर्स से जो लाइट रे मिरर पे जा रही होगी, मिरर उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा, यस सर। और रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट रे जब वापस इधर भी आएगी ना, वापस उधर आएगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट रेज वापस पहुंचने वाली है ए पॉइंट की तरफ। तो डेफिनेटली ए पॉइंट पे पहले से ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, आ रहा है समझ में। यस ए पॉइंट पे सर। पहले से तो ज्यादा आएगी। अब कितनी आएगी, देखो सोर्स की इमेज मिरर कहाँ बनाएगा, मिरर उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज बनाएगा जितनी डिस्टेंस आगे सोर्स था, 10 सेंटीमीटर पीछे। तो जो इंटेंसिटी मिरर पे फॉल हुई है वो रिफ्लेक्ट हुई है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे यहां से आ रही है ना। इस पॉइंट से मिरर पे जो इंटेंसिटी आने वाली है 10 सेंटीमीटर पे, वो वही होगी ना जो सोर्स से 10 सेंटीमीटर पे आई थी, आई यहाँ पे इंटेंसिटी आई है। पर अब इस पॉइंट से वो पॉइंट ए कितनी डिस्टेंस पे, 30 पे। इस एसजेस से ए की डिस्टेंस कितनी है, 30 है। 30। तो एसजेस से 10 सेंटीमीटर पे अगर इंटेंसिटी आई है, तो एसजेस से 30 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी ना, बताओ। बिकॉज लाइट रे फैल रही है ना, लाइट रे स्प्रेड हो रही है, ये वर्चुअल है, तो लाइट रे स्प्रेड हो रही है। ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रे, ड्यू टू स्प्रेडिंग इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर पे अगर इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी सर 10 क्योंकि आई सेंटीमीटर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बिल्कुल सही, यस। तो आर स्क्वायर के इनवर्स i/9। i/9 हो जाएगी, बिल्कुल सही, यस सर। है ना। आई एट 10 सेंटीमीटर इज आई, तो आई एट 30 सेंटीमीटर वो होना चाहिए i/9, एज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r²। तो i/9 इंटेंसिटी ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे ए पर पहुंचेगी, तो और पहले टोटल से वहां, 10i/9। बिल्कुल सही। तो टोटल अब हो जाएगी i प्लस रिफ्लेक्टेड i/9, दैट इज 10i/9। 10i/9। ये होना चाहिए आंसर। यस सर, आ गया। सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, देख लो अच्छे से। तो ये इंटेंसिटी भी कभी कभी पूछते हैं अपन से, तो ये भी हमको हैंडल करते आना चाहिए। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन देता हूं।
अगला क्वेश्चन, अब कॉन्केव मिरर के साथ क्वेश्चन दे रहा हूं। कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का, और उससे 10 सेंटीमीटर पे एक हमारे पास लाइट का सोर्स है। सोर्स से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए। विदाउट मिरर ए पे इंटेंसिटी आई आ रही थी, विदाउट मिरर इंटेंसिटी एट ए इज आई, व्हाट विथ मिरर व्हाट विल बी इंटेंसिटी एट ए। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, ये रही क्वेश्चन की लैंग्वेज। डायग्राम बदल दिया मैंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। करो अब इस डायग्राम के लिए क्वेश्चन करो, सोच समझ के करो, जल्दबाजी नहीं करना। सुकन्या ठीक है, वेरी गुड। सर आई। सोच समझ के जवाब दीजिए। रचित गलत है, अथर्व गलत है, क्षितिज वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दीजिए रिप्लाई। रचित अथर्व कुछ सोच रहे हो? और हर्षित नहीं बेटा, गलत है। ईशान गलत है। अथर्व बेटा गलत है। अनीश गलत है, अथर्व बिंदल गलत है, बिजू गलत है। देखो, सोर्स से ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी पहुंच रही है वो क्वेश्चन में दिया आई, तो सोर्स से जो मिरर पे इंटेंसिटी पहुंचेगी वो भी आई होगी। सोर्स से जो इंटेंसिटी मिरर पे पहुंचेगी वो भी आई ही होगी, बिकॉज सोर्स से मिरर भी 10 सेंटीमीटर पे दिया है। यस सर। चलो दिस पॉइंट इज क्लियर है ना, कि मिरर पे भी इंटेंसिटी आई आएगी। अब ये मिरर से 10 सेंटीमीटर पे सोर्स है, तो 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ही दी है, इसका मतलब ये लाइट रे बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल ही जाएगी। मतलब जितने एरिया पे लाइट गिरी थी वही एरिया पे बिल्कुल स्प्रेड होगी, वही सेम एरिया कांस्टेंट रहेगा, और वही इंटेंसिटी बिल्कुल ऐसे फैलती जाएगी। जो इंटेंसिटी यहां पहुंची थी वही इंटेंसिटी आगे ऐसे प्रोपोगेट होगी ना, एरिया वही मेंटेन होने वाला है ना। बताओ, जिस एरिया पे लाइट गिरी थी उसी एरिया पे स्प्रेडिंग होगी ना, यहाँ पे एरिया बदलेगा ही ना पैरेलल बीम में। तो यस सर। तो पैरेलल बीम में एरिया चेंज ही नहीं होगा, मतलब जो इंटेंसिटी यहाँ है वही इंटेंसिटी बिल्कुल यहाँ ऐसे प्रोपोगेट होगी। तो ए पर फिर से कितनी इंटेंसिटी आ जाएगी, ये आई इंटेंसिटी पहुंच जाएगी ना वापस से। तो आई ड्यू टू डायरेक्ट सोर्स एंड आई ड्यू टू मिरर, टोटल 2i। 2i। आंसर शुड बी 2i। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? सर बट उसका डिस्टेंस तो अब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। हाँ, बट लाइट रे पैरेलल जा रही है, फैल नहीं रही है लाइट रे, लाइट रे तो गोइंग मतलब पैरेलल। अगर वो डाइवर्ज नहीं होगी तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही, क्यों होना चाहिए चेंज? बताओ, ये बिल्कुल पैरेलल बीम जा रही है, जितने एरिया पे जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एरिया पे उतनी एनर्जी तो यहाँ भी है, तो इंटेंसिटी सेम ही होना चाहिए ना। ठीक है, चलो, आई होप कि ये क्वेश्चन अब क्लियर है सबको। बताइए सभी बच्चे, आ रहा है ये? तो इंटेंसिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे अपन ने, इसमें आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी मेरा एम नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जाना, इतना सफिशिएंट है अपने लिए। बाकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आपको मैंने आइडिया दिया है, आप ट्राई कर सकते हो। तो आज नहीं करते, नेक्स्ट की 1-2 क्लास में मैं कभी दे दूंगा थोड़ा टफ क्वेश्चन इस पे, है ना। आज ही करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चलो, ओके सर। तो ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर? यस सर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर अपना कंप्लीट। अब स्फेरिकल मिरर के बिगिनर बॉक्स पूरे वापस से अटेम्प्ट करो, जो भी आपके डाउट थे फिर से अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन सब हैंडल कर सकते हो आप। तो स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो गया है, उसके जो भी डाउट है अब नेक्स्ट क्लास में लेके आना है आपको। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज कंप्लीट, जो भी उसके डाउट है नेक्स्ट क्लास में लेके आना।
ठीक, आगे बढ़ते फिर। तो कल की रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। कल मैंने ऑफिस से क्लास ली थी तो वहां से रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं आएगी, वो अभी टाइम लगेगा आने में। वो थोड़ा सा कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके फिर उसको कन्वर्ट और डाउनलोड वगैरह करके भेजेंगे मुझे। वो जब तक आएगी, आज की तो मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, आज की आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज तो मैंने घर से क्लास ली है तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलो, अब स्फेरिकल मिरर के बिगिनर बॉक्स पूरे कर लेना है। आई थिंक 2 बिगिनर बॉक्स है, तो BB2 एंड BB3 ये दोनों हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा, वो डिस्कस करेंगे अपन। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट चीज लिखिए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट लिखिए रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब भी लाइट रे किसी मीडियम बाउंड्री को एनकाउंटर करती है, जब भी लाइट वेव या लाइट रे किसी मीडियम बाउंड्री को एनकाउंटर करती है जिसके दोनों साइड मीडियम अलग है, यहाँ पे कोई मीडियम है 1, यहाँ पे कोई मीडियम है 2, तो थोड़ी एनर्जी लाइट की रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी रिफ्रैक्ट होती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है। लाइट की कुछ एनर्जी तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है और कुछ एनर्जी दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो लाइट की एनर्जी दूसरे मीडियम में जाने का जो फिनोमेना है इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना है इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ये तो रिफ्लेक्शन होता है, आप जानते ही। अब हमारा फोकस रहने वाला है रिफ्रैक्शन पे। अब हमारा फोकस रहने वाला है रिफ्रैक्शन पे। तो क्योंकि हम रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले ज्यादा, अभी मैं रिफ्लेक्शन की बातें नहीं करूंगा। और वैसे भी रिफ्लेक्शन बहुत फेंट ही होता है। जब आपने अपने घरों में विंडो में आप देखेंगे तो बहुत फेंट आपको रिफ्लेक्टेड लाइटें दिखती है, ज्यादा तो रिफ्रैक्शन होता है। जब बाहर बिल्कुल ब्राइट डे होता है ना, तो आपको रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। वो तो जब बाहर थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा शाम का समय, तो रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखता है। तो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी आप ढंग से डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हो एकदम ब्राइट डे सनलाइट में, क्योंकि ये होता ही बहुत फेंट है, ठीक है। तो इसलिए अब अपनी पूरी बात का फोकस रहेगा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है। मीडियम चेंज होने से क्या क्या होता है? व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम, स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस, स्पीड चेंजेस। और स्पीड चेंज होगी तो स्पीड के साथ ऑफ कोर्स फिर वेवलेंथ भी चेंज होगी। बट फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है तो वो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। सब फ्रीक्वेंसी सोर्स से चेंज होगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी जब सोर्स बदलेगा फ्रीक्वेंसी तभी बदल सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव इज डिफाइंड बाय द सोर्स। सोर्स किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करा रहा है यस उससे सर। डिसाइड होता है फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम में। मान लो मीडियम 1 में स्पीड v1 है, मीडियम 2 में स्पीड v2 है, ठीक है। तो हर मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वो डिफाइन करते हैं अपन c/v से। अगर मीडियम में लाइट की स्पीड v है और फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड c है, तो इस रेशियो से अपन म्यू डिफाइन करते हैं। स्पीड, लाइट की स्पीड को अपन वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिख दो, मीडियम में वेवलेंथ इनटू मीडियम में फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। दिस इज आल्सो रेशियो ऑफ वेवलेंथ। म्यू इज रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ वेवलेंथ। अगर हमें म्यू पता हो तो मीडियम में लाइट की वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वो जाएगा फ्री स्पेस में लाइट की वेवलेंथ अपॉन म्यू, ऐसे निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, तो इस पे कई आसान आसान से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे लाइट की स्पीड एक मीडियम में फ्री स्पेस की वेवलेंथ का 4/5 टाइम्स है, 4/5 टाइम्स है, तो बताओ म्यू क्या होगा उसका?
बताओ म्यू क्या होगा, जल्दी से बोलो, ये तो ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड फ्री स्पेस की स्पीड का 4/5 टाइम है, तो उस मीडियम का म्यू क्या हो गया? 5/4। बिल्कुल सही है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक मीडियम में लाइट जाने से लाइट की स्पीड में 5% का डिक्रीमेंट हो जाता है। फ्री स्पेस के कंपेयर में लाइट की स्पीड 5% कम हो गई, तो उस मीडियम का म्यू क्या होगा? बताओ जल्दी से। एक मीडियम में लाइट जब जाती है तो उसकी स्पीड में 5% का डिक्रीमेंट होता है, तो बताइए म्यू क्या होगा? 100/95। बिल्कुल सही। 20/90, 20/19, बिल्कुल सही। तो ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वेवलेंथ के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं पूछ लूं कि लाइट की वेवलेंथ एक मीडियम में थी 1500 एंगस्ट्रॉम, 1500 एंगस्ट्रॉम। जब वो एक मीडियम में चली गई तो वेवलेंथ हो गई वहां पे 100 एंगस्ट्रॉम। 1500 एंगस्ट्रॉम से हो गई वो 100 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 100 नहीं, 1500 से 1000 एंगस्ट्रॉम हो गई। ठीक है, 1500 एंगस्ट्रॉम थी, वहां से दूसरे मीडियम में जाने से 1000 एंगस्ट्रॉम हो गई, तो बताओ म्यू क्या होगा? 1.5, 3/2, बिल्कुल सही। तो ऐसे सारे सारे से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, तो अब ये सब क्वेश्चन में तो मैं नहीं जाने वाला हूँ ज्यादा डिटेल में, ऐसे ही आ सकते हैं बस। अब एक नई चीज समझते हैं अपन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब होता है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं μ21 से, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं μ21। μ21 इसका मतलब होता है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। Yes, this is a refractive index Ri of medium 2 with respect to 1. It is defined as μ2 by μ1. दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से इसे डिफाइन करा जाता है, μ2 by μ1। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 हो जाएगा c by v2, μ1 हो जाएगा c by v1, so this will be v1 by v2। v1 by v2 का रेशियो हो जाएगा ये, है ना। वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ और स्पीड प्रोपोर्शनली होती है, तो λ1 by λ2 ही आ जाएगा ये, बिकॉज वेवलेंथ एंड स्पीड आर प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ एंड स्पीड आर प्रोपोर्शनल, तो वेवलेंथ का डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा ये। चलो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अपन ने पढ़ा, है ना। कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ी। अभी बेसिक बेसिक चीजों पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लिखो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, स्पीड इन मीडियम P is 10% more than medium Q। ऑफ कोर्स लाइट की स्पीड की बात चल रही है ना, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम P is 10% more than medium Q। Speed in medium R, speed in medium R is 20% less than speed in P, than speed in P। So what is mu of Q with respect to R? What is mu of Q with respect to R? What is mu of Q with respect to R? मीडियम Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, करिए। Speed of light in medium P is 10% more than medium Q। Speed in medium R is 20% less than speed in P। So what is mu of Q with respect to R? चलो, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। 0.88 बहुत ज्यादा बार आया है, फिर 5 भी दिया है। 5 तो गलत ही लग रहा है मुझको, 5 तो गलत है। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ।
ठीक है, मीडियम क्यू से स्टार्ट करा है यहाँ पे, मीडियम क्यू के रिस्पेक्ट में मीडियम पी में 10% ज्यादा स्पीड है, तो मान लेते हैं कि मीडियम क्यू में जो स्पीड है वो v थी, तो मीडियम पी की जो स्पीड हो जाएगी वो 10% ज्यादा, मतलब 1.1 v होना चाहिए, 10% मोर मतलब 1.1 v हो जाना चाहिए, है ना। 10% इज 0.1 एक्स्ट्रा, 0.1 एक्स्ट्रा मतलब 1.1। अब क्या बोला है, स्पीड इन मीडियम आर इज 20% लेस देन स्पीड इन पी, जो यहाँ स्पीड है उससे 20% कम करो, इसका 20% कम करो, इसका 20% कम करो, ठीक है। तो स्पीड इन मीडियम क्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए मीडियम पी में जो स्पीड है 1.1 v माइनस 20%, उसका 20%, ठीक है। तो स्पीड इन मीडियम क्यू ये होना चाहिए 1.1 v का 20%, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 20% मतलब 0.2 टाइम्स 1.1 v, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दो, स्पीड इन मीडियम क्यू वो आ जाएगा 0.8 इंटू 1.1 मतलब 0.88 टाइम्स v, 0.88 टाइम v। इज दिस क्लियर? स्पीड इन मीडियम आर लिख रहे थे अपन, सॉरी ये क्यू नहीं, स्पीड इन मीडियम आर, तो आर लिख रहे अपन, मीडियम आर में लाइट की स्पीड लिख रहे अपन। अब पूछा क्या है, म्यू ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, म्यू ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर का मतलब होता है वेलोसिटी इन आर अपॉन वेलोसिटी इन क्यू। वेलोसिटी इन आर कितनी आई 0.88 v, वेलोसिटी इन क्यू मैंने स्टार्ट से v मानी थी, रेशियो ले लो तो 0.88, 0.88 ही आ रहा है, देखो करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर? 0.88 ही आ रहा है करेक्ट आंसर। देखिए आसान सा एक क्वेश्चन था, चलो तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, क्या है क्लियर है अच्छे से? ठीक है, चलो तो आज अपन एक काम करते हैं, यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड वो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, स्नेल्स लॉ भी पढ़ानी अपन ने, स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे अपन बाय फर्मेट प्रिंसिपल, तो थोड़ा ये सब चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म देखा वैसे रिफ्रैक्शन का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो काफी सारी चीजें इसमें करने की है अपनी, तो नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीजें अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू सबको, थैंक यू तनीश, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर।